सभी को सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर कर पुनः अध्ययन करेंगे, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारे विषय वस्तु है सारांश व नोट्स। सारांश क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सारांश होता क्या है, समरी क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है, सामान्य अर्थ है कि किसी पूरे तथ्य पदार्थ आदि के मुख्य तत्व का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप, जिसके गुण स्वरूप आदि का ज्ञान हो सके, उसका मुख्य सार या भाग को हम सारांश कहते हैं। जैसे समग्र में से कुछ विशिष्ट इकाइयाँ निकालना, जैसे अनुसंधान में होता है ना, न्याय दर्शन में, तो समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चयन करना जो समग्र का प्रतिनिधित्व करे। इसी प्रकार सारांश वही होता है जो समग्र पाठ के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जो पूरे पाठ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूरे पाठ की विशेषताओं को हमें बताते हैं, उसे हम सारांश कह सकते हैं। जैसे दही को मथा जाता है, दही को मथने पर बिलोनी से जो मथते हैं, बिलोनी से मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, उसी प्रकार जो नोट्स है वह चिंतन की प्रक्रिया को मथकर किसी एक सामग्री का सार प्रस्तुत किया जाता है, सार निकाला जाता है, सामग्री से सार निकाला जाता है, वह है हमारा सारांश। यानी कि चिंतन की प्रक्रिया को मथ के किसी सामग्री का हम सार निकालते हैं, यानी कि मक्खन निकालते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह सारांश है, जो समग्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो समग्र की विशेषताएं हमें बता रहा है। तो जो है ये सारांश है, जिसको हम कहते हैं सारांश, या इंग्लिश में हम समरी कहते हैं। तो ये छोटा रूप होता है, छोटा रूप होता है जो मुख्य तत्वों का बोध कराता, मुख्य तत्वों का एक छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, जिसका हमें समग्र का ज्ञान हो सके, या मुख्य सार का अंश या भाग हमें प्राप्त हो सके। तो सारांश, जैसा कि आपको पता है कि हम स्कूल में कक्ष में हमारे शिक्षक हैं, तो हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद सार रूप में हमें पूछते हैं कि इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है ना। तो वही क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है, जिसमें बच्चा पूरी विषय वस्तु को समझ के फिर उसको शॉर्ट रूप में उसके तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उस जो भाषा यूज़ में लेता है, जो मूल तत्वों को यूज़ में लेता है, मूल भावों को यूज़ में लेता है, वही हमारा सारांश कहलाता है। अब इस सारांश की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले तो पाठ पढ़ना व उसका सारांश तैयार करना, यानी कि हर एक पाठ, हर एक विषय में जो पाठ होते हैं उसको पढ़ के उसका छोटा रूप प्रदर्शित करना, यानी कि छात्र अपने ज्ञान को प्राप्त करके अवबोध के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। मुख्य मुख्य लाइनों या मुख्य मुख्य तथ्यों पर वह उस पूरे पाठ को समझाता है, जिसमें उसका विस्तृत रूप न होकर संक्षिप्त रूप लिखा जाता है कि बच्चे ने आज कितना ज्ञान लिया है, बच्चे ने आखिर समझा है, तो क्या क्या मुख्य चीज़ें, मुख्य तथ्यों को समझा है, यही हमें सारांश ज्ञान देता है। आगे आता है सारांश लेखन की विशेष सावधानियाँ या विशेषताएं क्या है, यानी कि इसमें सारगर्भित तत्वों का समावेश होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें सारगर्भित तत्व, जैसे जो पाठ हमें पढ़ा रहा है, जो वृत्तांत दिया हुआ है, उन तथ्यों को सर्वप्रथम चिन्हित किया जाना चाहिए। उसके उपरांत क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक तथ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। पहले तो मुख्य मुख्य तथ्यों को चिन्हित करना चाहिए, उसे फिर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सारभूत तथ्यों के चिन्हों की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सारांश कहते हैं। यानी कि मुख्य तथ्य है वह कदापि छूटने नहीं चाहिए।
सार गर्भित यानी कि वह हमें क्या समझा रहा है, मुख्य उसका उद्देश्य क्या है। हम किसी घटना को पढ़ रहे हैं तो घटना हमें क्या समझा रही है, क्या सावधानियां बरतने के लिए कह रही है, किस कारण ऐसा हो रहा है, तो वो सार गर्भित तथ्यों का ही उस सारांश में समाहन या समाहित होना चाहिए। सार गर्भित तथ्य ही उसमें समाहित होना चाहिए। उसको विस्तृत रूप में न लिखे, उसको शॉर्ट रूप में लिखे और जो मुख्य मुख्य तत्व है, जो बिंदु है, जो कारण है, जो उद्देश्य है, वो ही सार रूप में वक्तव्य होने चाहिए। आगे आता है सरल व बोधगम्य भाषा, यानी कि हम जो सारांश में जो भाषा यूज़ कर रहे हैं वह सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए कि दूसरे को समझ में आ सके। जो पाठ है तो उसके हर एक तथ्य कुछ न कुछ हमें संदेश देता है, लेकिन उसको वृहद रूप में न करके जो हम वाक्य बना रहे हैं वो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकालें, कि पढ़ने से, उस लाइन को पढ़ने से ही या उस पंक्ति को पढ़ने से ही हमें वो सारे अर्थ हमें प्राप्त हो जाए। तो छात्रों को सारांश लेखन में सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग करके सारांश लेखन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम या उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी सभी पाठ के स्तर को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो तथ्य हैं, जो हम तथ्य लिख रहे हैं, जो वाक्य लिख रहे हैं, वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। वाक्य इतने सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, दूसरे को जो पढ़ रहा है, जिसको समझा रहा है, तो उसको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। आगे आता है विश्लेषण का समावेशन, यानी कि संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया भी उसमें होनी चाहिए। यानी छात्र को उस घटना या पात्र, अगर किसी घटना का वर्णन कर रहा है या किसी पात्र का वर्णन कर रहा है, तो वह एक ही वाक्य में समाहित हो जाए। यानी कि जो विषय वस्तु होगी, जो पाठ होगा, तो वह वृहद रूप होगा उस घटना को समझाने के लिए। लेकिन जब सारांश लिख रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा वाक्य बनाए जो पूरे पाठ का प्रतिनिधित्व करे, जो पूरे पाठ का निचोड़ हमें प्रस्तुत कर दें। यानी कि चरित्र वर्णन या घटना है जो भी, वो एक ही वाक्य में समाहित हो जाए। इस प्रकार की स्थिति में से सारांश लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, सारांश कहते हैं। तो इस संश्लेषणात्मक विश्लेषण प्रवृत्ति का होना ज़रूरी है। और एक छोटे से तथ्य से, जैसे आपको छोटे बच्चों को दिया जाता है, बिंदु दिया जाता है कि इस पे अपना भाव लिखो, अपना कोई टॉपिक दे दिया जाता है, तो वह विश्लेषण रूप में उसको वृहद रूप में लिख सकते हैं। और वृहद रूप को छोटा करके लिखना है, वो है संश्लेषण। यानी कि छोटे को बड़ा करना और बड़े को छोटा करना गुण एक छात्र को एक शिक्षक द्वारा सिखाया जाना चाहिए कि वह अपनी समरी अपनी भाषा में विस्तृत शब्दावली के साथ लिख सके। आगे आता है दृश्य के उद्देश्यों का समावेश, यानी कि जो पाठ है, जो विषय वस्तु है, सभी के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और वृहद उद्देश्य होते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन उस पाठ को सारांश लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे छात्र को क्या मिल रहा है, तो वो सार गर्भित शब्दों का प्रयोग करे, ताकि सारांश लेखन में सार गर्भित शब्द, आखिर वो कहना क्या जाता है, पाठ में व्यापक रूप से स्पष्ट किया जाता है। लेकिन सारांश को हम क्या कहते हैं, छोटे रूप में स्पष्ट करते हैं कि वह छात्र को जो उद्देश्य है, जो सार गर्भित शब्द है, वही लिखने के लिए बाध्य करे। वृहद नहीं, संक्षिप्त रूप में सार गर्भित शब्दों का प्रयोग करें, तो वह सारांश क्या होगा, उद्देश्यों का समावेश होगा। उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन उस विषय वस्तु से संबंधित क्या उद्देश्य है वह वो समझ जाए। जैसे ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण क्यों होता है, किस प्रकार होता है, वह उसको समझ जाए। यानी कि सारांश सार रूप में वह उद्देश्य को, उस उद्देश्य को, मुख्य उद्देश्य को ही देवे। आगे आता है क्रमबद्ध सारांश में मूल भाव का समावेश हो गया।
व्याकरण का ध्यान रखना, यानी कि सारांश जब एक छात्र लिखता है तो व्याकरण का ध्यान रखना अवश्य ज़रूरी है। व्याकरण शब्दावली, जैसे अनल है, अनिल को अनल लिख दिया तो आग बन जाएगा। अनिल और अनल दोनों अलग अलग हो गए। हवा और आग ये दोनों विपरीत हो गए, दोनों विपरीत हो गए। तो व्याकरण की शब्दावलियों का प्रयोग होना ज़रूरी है। जो वाक्य बनाए वह वचन, लिंग, है ना, तो इन शब्दावलियों का विभक्ति, कारक विभक्ति, तो इनका ध्यान रख के ही बनाया जाए, नहीं तो पूरे पाठ का जो है वह मतलब ही उसका चेंज हो जाएगा अगर व्याकरणिक शब्दावली स्पष्ट नहीं हुई। स्पष्ट प्रस्तुतिकरण का प्रयास, यानी कि जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है वह स्पष्ट होवे। ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णतः स्पष्ट प्रस्तुतिकरण में लेखक के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। सारांश लेखन में स्पष्टता का भाव होगा तभी सारांश लेखन प्रभावी हो सकता है, यानी कि वाक्यों को त्रुटि रहित होना, प्रत्येक वाक्य का पूर्ण होना, प्रत्येक वाक्य का अर्थ स्पष्ट निकलना तथा सारांश में दृश्य, मूल भाव एवं उद्देश्य स्पष्ट होना अनिवार्य है। मैं वापस के बोलूँगी कि प्रत्येक जो वाक्य है वह त्रुटि रहित हो, प्रत्येक वाक्य पूर्ण हो, अधूरे नहीं हो। अधूरे होने से अनिल और अनल में समझ में नहीं आएगा, दोनों विपरीत हो जाएंगे। प्रत्येक वाक्य का स्पष्ट अर्थ निकलता हो, यानी कि परिभाषा, यानी कि व्याकरण की शब्दावली स्पष्ट हो, जो परिभाषा दी जा रही है वो स्पष्ट हो, वरना बच्चे उसका अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। तो जो दृश्य का मूल भाव है, उद्देश्य है, वह भी स्पष्ट होने चाहिए। पात्रों व परिस्थितियों का महत्व, जो घटना हम सुना रहे हैं जैसे सती सावित्री वाला, या हम कह सकते हैं कि भरत राम संवाद, तो इसमें भरत की क्या विशेषता है, श्री राम की क्या विशेषता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्या विशेषता है, भरत एक भाई, उसकी क्या विशेषता है वह स्पष्ट करें। तो जो हमें, जो शिष्य, जो पाठ हमें जो भाव दे रहा है, जो हमें नैतिक भाव सिखा रहा है, जो हमें आदर्श सिखा रहा है, वह महत्वपूर्ण हो, वह उस सारांश में अवश्य लिखना चाहिए, ताकि सारांश को देखते ही हम पढ़ सके कि हाँ, इस बच्चे ने, इस छात्र ने वह अर्थ या वह शब्द या भाव उसने अवबोध किया है। तो इसमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो आज हमने सारांश के बारे में पढ़ा कि सारांश वह क्रिया है जिसमें छोटी इकाइयाँ समग्र का प्रतिनिधित्व करें, यानी कि कम लाइनों में उस पूरे विषय वस्तु का जो भाव है, जो उद्देश्य है, वह हमें स्पष्ट पता चल जाए। यानी कि उन जो सारांश लिखते हैं उनमें ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं होती है, शॉर्ट रूप में होती है, व्यवस्थित रूप में होती है, व्याकरण पूर्ण होती है, उद्देश्य पूर्ण होती है, विराम चिन्हों का प्रयोग उसमें होता है। वह सामाजिक जो संदेश हमें मिल रहा है, वह सामाजिक संदेश हमें प्राप्त हो जाए। जो भाव पक्ष, कला पक्ष का जो प्रयोग हुआ है, जो समावेश हुआ है, वह स्पष्ट पूर्ति हो जाए, उनकी विराम चिन्हों का जो है उसमें त्रुटि ना रहे, यानी कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला सारांश होना ही चाहिए। आगे आता है हम नोट्स क्या होता है। नोट्स का सामान्य अर्थ होता है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, साथ ही नए ज्ञान के साथ विचारों को भी सम्मिलित किया है, तो इसका प्रमाण नोट्स है। यानी कि पढ़ने के दौरान उन महत्वपूर्ण तथ्यों को या महत्वपूर्ण चिन्ह या तथ्य को
या हिस्सों को या भागों को हम क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। पढ़ने के दौरान हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम उसे क्या करते हैं, चिन्हित कर देते हैं, या जो भाव होता है हम उसको चिन्हित कर देते हैं, और उसके बाद फैसला करते हैं कि हमें यह चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, हमें कौन कौन सी किताबें लेनी है, हमें क्या क्या मैटर इकट्ठा करना है, कितना कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, हम सारी बातें डिसाइड करते हैं और एक नोटबुक में हम उतारते रहते हैं। तो हम उसे कहते हैं नोट्स। यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं होती है, विश्वविद्यालय होता है, जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हम उस क्षेत्र का अधिगम प्राप्त करते हैं। तो उस अधिगम को स्थायी रखने के लिए, उस क्षेत्र में पूर्ण दक्षताएं कौशलताएं हासिल नहीं करें तब तक हमें वहाँ के जो ज्ञान है उसको लिखना पड़ता है। अपने पुराने ज्ञान के आधार पर हमें नए ज्ञान का सृजन करना ही पड़ता है। तो हम मुख्य तथ्य जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, तो हम उन तथ्यों को एकत्रित कर देते हैं। तो इनको एकत्रित करना ही नोट्स कहलाता है। नोट्स यानी कि नए ज्ञान, नए विचारों, नई तकनीकों को लेने की क्रिया है। नोट्स बनाना या लेना, नोट्स बनाना या लेना क्या होता है, मैं सामान्य तौर पे समझाऊंगी कि जब आप बिना विचार किए दूसरों के नकल उतार लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं, तो वह नोट्स लेना हो जाता है, जिसमें हमारे जो वैज्ञानिक जो हमारी तकनीकी है ना, हमारा चिंतन प्रक्रिया हावी नहीं हुई है, हम निष्क्रिय रहते हैं उसमें, जैसा है वैसा उतार दिया, हमने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया है। जैसा आगे वाले ने त्रुटि की है तो हम भी वैसे ही त्रुटि करते रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने हमारा मस्तिष्क का यूज़ नहीं लिया है। तो ये निष्क्रिय अध्ययन तकनीकी है। लेकिन जब हम नोट्स स्वयं बनाते हैं तो वह सक्रिय अध्ययन तकनीकी कहलाता है। उसमें हमारा जो मस्तिष्क है वह चेतन अवस्था में रहकर क्रियाशील होकर उस तथ्यों को संग्रहित करता है, एकत्रित करता है। हम लिखते हैं तो भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहता है, और हमारे जो तर्क चिंतन शक्ति है वह क्रियाशील रहती है, हम सक्रिय होकर कार्य करते हैं। लेकिन हम नोट्स सिर्फ ले रहे हैं तो यह निष्क्रिय तकनीकी है, क्योंकि हमने एज इट जैसे दिया है वैसा उतार दिया है। इसमें हम क्रियाशील नहीं होते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं रहती और हम उस चीज़ की नकल कर देते हैं। तो यह नकल ही हो सकता है। तो नोट्स जो है तो वो एक छात्र को स्वयं बनाने चाहिए, रेफरेंस बुक का सहारा लेना चाहिए, कंप्यूटर मोबाइल का सहारा लेना चाहिए। अगर वह खुद उस विषय से संबंधित नोट्स बनाएगा तो वह जागरूक रहेगा, क्रियाशील रहेगा, और उसका माइंड भी व्यवस्थित रहेगा, वह तनाव से मुक्त रहेगा, क्योंकि वह स्वयं परिश्रम कर रहा है। तो वह उस क्षेत्र को लेकर क्रियाशील हो जाएगा और जल्दी उस विषय से संबंधित उसको सारे तथ्य उसको मिल भी जाएंगे और जल्दी से वह याद भी हो जाएंगे। तो हर एक कक्षा का में शिक्षक यही देता है कि बच्चे जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्राइमरी स्तर से स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे स्वयं नोट्स बनाएं और उस पर अपना कार्य करें। तो आज हमने यही पढ़ा है कि सारांश क्या होता है, नोट्स क्या होता है। नोट्स बनाने की कुछ टेक्निक होती है, जैसे स्टडी नोट्स बना सकते हैं बच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्रमबद्ध नोट करें कॉपी में। अलग अलग कॉपियाँ यूज़ में नहीं कि केवल एक ही नोटबुक रखें, उसी में व्यवस्थित नोटबुक लिखें। कुछ अच्छे डायग्राम बना के लिखें, जैसे टेबल फॉर्म है, चार्ट टाइप है, चित्रण टाइप है, फ्लावर टाइप है, फ्लोट चार्ट है। इस तरह से वो करके फिर नोट्स को लिखे, तो उनमें जो उनकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक शक्ति है, चिंतनशील शक्ति है, वह क्रियाशील होगी और स्वयं नोट्स बनाएं। तो नोट्स से क्या होता है, अगर नोट्स आकर्षित बनेंगे तो जो छात्र होता है उसको पढ़ने में अच्छा लगता है और शीघ्र ही उसको याद हो जाते हैं। तो जो अवलोकन जो प्रक्रिया है उसमें हम बच्चों को नोट्स के लिए भी तैयार किया जाता है कि बच्चे स्वयं नोट्स बनाएं और स्वयं किसी पाठ्य वस्तु की समरी लिखे। तो यह मूल्यांकन
यह अवलोकन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिससे छात्र के मानसिक शक्ति का हमें पता चलता है। तो यह अवलोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जल्द ही अगले कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।